एक जो विधवा महिला है वो चोरी के आरोप में और अपने ससुराल वालों को जहर देकर मारने के आरोप में थाने में पिटाई खा रही है। रो रही है, चिल्ला रही है। तो उस थाने के जो दरोगा हैं वही जब राउंड पे गए हुए थे किसी काम से, तो जब लौट के आते हैं तो जैसे ही इस महिला को देखते हैं पिटाई खाते हुए तो एकदम से शांत हो जाते हैं, चौंक जाते हैं, क्योंकि वो कोई महिला कोई और नहीं थी। कभी एक समय था, एक ज़माना था जब ये जो दरोगा जी हैं और वो जो महिला है एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। जब महिला की शादी नहीं हुई थी तो दोनों जो थे प्रेमी प्रेमिका थे। नमस्कार, प्रणाम, मैं दीपक कुमार यादव। कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंच जाए। और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जमुई के एक जो थाना है वहाँ एक जो महिला है पिटाई खा रही, और उसके ससुराल वाले भी, मतलब कि उसके जो ससुर हैं वो भी थाने में है। महिला जो है वो उसका जो कुछ कपड़ा उपड़ा है वो थोड़ा सा फटा हुआ है, और ये जो ससुर हैं ये कह रहे हैं कि थाने में कि ये घर से चोरी कर रही थी और फिर हम लोगों को जहर देकर मारना चाहती है। और सामने जो खाना भी था, जो भोजन था, उसको भी लेके आए हुए थे कि इसमें जहर मिलाया हुआ है। वो तो सही समय पर हम लोगों ने देख लिया जहर मिलाते हुए, तो इसको हमने पकड़ा और फिर देखा कि सामान वामान भी बांध रखी थी। और जब मैंने पकड़ लिया तो इसका आरोप है कि मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा है। महिला जो है यही थाने में रोती हुई कहती है कि ये सब इल्ज़ाम लगा रहे हैं मुझ पे, मेरे साथ ज़बरदस्ती करना चाहते थे, तो ये मुझ पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। अब क्या होता है कि महिला की बात कोई सुनता नहीं, क्योंकि परिवार वाले बहुत ज़्यादा थे। और उस जो परिवार में जो महिला के जो ससुर थे, महिला जो थी वो विधवा थी, और महिला के जो ससुर थे उनका ठीक ठाक थोड़ा जान पहचान था थाना में। तो वो क्या करते हैं कि केस दर्ज कर देते हैं और केस दर्ज करके घर चले जाते हैं। चूँकि ये घटना जो हुई थी रात को हुई थी, लगभग 10 बजे रात की घटना थी। 10 बजे थाने में महिला को लाया गया था। और क्या होता है कि महिला को छोड़ के 1-1.5 घंटा वहाँ थाने में रहने के बाद ये जो थे लौट जाते हैं, और महिला पिटाई खा रही है, रो रही है। अब क्या होता है कि इतने ही देर में उस थाने के जो दरोगा साहब हैं वो आ जाते हैं, क्योंकि वो एक केस के सिलसिले से ही बाहर गए हुए थे। तो जब वो दरोगा साहब आते हैं और फिर अपने केबिन में जाते हैं तो उनको लगता है कि कोई पिटाई खा रहा है और कोई महिला पिटाई खा रही। तो थोड़ा सा उनको अजीब लगता है, क्योंकि महिला जो रो रही थी तो उनको लगा कि शायद कहीं ऐसा आवाज़ हम सुन चुके हैं। लेकिन चूँकि थाने के लिए ये कोई भारी बात है नहीं, बहुत नॉर्मल सा बात है। तो आके थोड़ा देर बैठते हैं, उधर पिटाई चल रहा होता है, आवाज़ तो आ ही रहा होता है कि पिटाई लग रहा है और महिला रो रही है। तो ऐसे ही इनका बस यही होता है कि जाके देख लेते हैं आखिर, क्योंकि जब आए थे तो इनको पता चल गया था कि ये महिला चोरी की है, मतलब विधवा है, और चोरी करने के फिराक से और परिवार वालों को जहर देकर मारने के फिराक से ये जहर मिलाते थे। तो ऐसे ही इस महिला को देखने के लिए जो दरोगा है ये जाते हैं। जैसे ही जाते हैं तो महिला जो थी वो मार खा रही थी। तो जैसे ही नज़र पड़ता है दरोगा का उस महिला पे, तो दरोगा जो था एकदम से शांत हो जाता है, बिल्कुल, मतलब 2-3 मिनट तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा है, उधर मार वो खा रही है। उसके बाद एकदम से दरोगा जो चिल्ला जाते हैं और कहते हैं स्टॉप, मतलब बंद करो अभी। और तुरंत जो महिला जो सिपाही थी जो पीट रही थी उसको बुलाते हैं अपने केबिन में बुलाते हैं। वो जो सिपाही आती है और ये कहते हैं कि कितना पैसा खाई हो इसको पीटने के लिए। महिला जो सिपाही है वो चुप हो जाती है, वो कुछ बोल नहीं पाती है। दरोगा कहते हैं कि तुमसे हम कुछ पूछ रहे हैं कि तुम बताओ कितना रुपया तुमको मिला है इस महिला को पीटने के लिए, और क्या केस दर्ज है, क्या आरोप है इस पर। तो सिपाही जो बताती है पूरा, साहब इसने ऐसा किया है, जहर देकर मारना चाहा है। तो दरोगा कहते हैं कि तो सज़ा तुम दोगी, तुम्हारा अधिकार है सज़ा देने का। जब ये लॉकअप में आ गई है फिर सज़ा देने का तुम्हारा अधिकार है जब तुम उसको पीट रही हो। और इस प्रकार से पीटा जाता है। फिर बात ही बात में वो कहते हैं कि साहब ने कहा था। तो फिर कहते हैं साहब को बुला के ले आओ। तो जो दरोगा से नीचे और सिपाही से जो ऊपर थे उसको बुला के लाया जाता है। जब उसको बुला के लाया जाता है तो वो बात को रखता है कि ऐसा ऐसा बात है। चूँकि पुलिस का अंदर का मैटर था तो
वो खुल के बोल भी नहीं पा रहा था, लेकिन दुर्गा जी को तो पता चल गया कि पैसा दिया गया है। तो बात यहाँ ये खुल के आई कि 2.5 लाख रुपया में पूरा बात जो है सेटल हुआ था कि 2.5 लाख रुपया में इस महिला को जेल भेज देना है। कोई भी केस ऐसा है, इस केस को थोड़ा हाईलाइट करके और जेल भेज देना है कि ये वापस नहीं आए, और पिटाई दे के पीट के, क्योंकि 30,000 रुपया तो सिर्फ इसीलिए दिया गया था कि इसको पीटा जाए और बहुत बढ़िया से पीटा जाए। दरोगा जी सबको डांटते हैं और सबको डांटने के बाद सभी अपने अपने जगह पे अपने अपने काम पे लग जाता है। और वो जो महिला है वो अंदर में रो रही है क्योंकि पिटाई लग चुका था। दरोगा जी जो है वहाँ जाते हैं, गेट खोलते हैं। जैसे ही गेट खोलते हैं तो महिला डर जाती है। इसलिए डर जाती है क्योंकि उसको लगता है कि फिर से हमें पिटाई लगेगा, क्योंकि पहले तो महिला पीट रही थी, अब कोई पुरुष घुस रहा है उसमें। लेकिन जैसे ही ये जो दरोगा लाइट में जाता है, वो जो महिला थी देखती है दरोगा को, और देखने के बाद 1 मिनट तक तो देखती रह जाती है, और उसके बाद उठती है और बहुत ज़ोर से दरोगा से लिपट जाती है और रोने लगती है। जब रोने लगती है तो बाहर लोगों को पता चलता है कि आखिर महिला रो रही है। जब दरोगा जी वहाँ गए हैं तो छुप के कोई है जो देखता है, जब देखता है तो आके सबको कहता है कि भाई ऐसा ऐसा बात है, वो महिला दरोगा से लिपटी हुई है और रो रही है। तो सबको इतना अंदाज़ा हो गया कि ये महिला कहीं ना कहीं इस दरोगा को जानती है, शायद किसी प्रकार का कोई रिलेशन ही हो, कोई संबंध ही हो। अब जो महिला थी जो पीटी थी वो बहुत दहशत में आ जाती है, बहुत डर जाती है। उसका हालत जब दरोगा देखते हैं कि कई जगह पिटाई लग चुका है, जो पिटाई का जो दाग था वो शरीर में उग चुका था, साड़ी था उजला साड़ी था, विधवा थी। कुछ समय तक दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए रहते हैं। उसके बाद दरोगा जो है वो महिला को एक कुर्सी ला के देता है और फिर बैठाता है। वो महिला बैठती है और दरोगा जो है वो नीचे बैठ जाता है, दीवार से अपनी पीठ को सटा के ज़मीन पे बैठ जाता है और फिर महिला को कुर्सी पे सामने बैठा देता है और बस देखे ही जा रहा है, देखे ही जा रहा है। महिला की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है और ये दरोगा साहब में बस देखे ही जा रहे हैं, देखे ही जा रहे हैं। और ये जो पूरा दृश्य है, ये सभी जो थाने के जो लोग थे, वो स्टाफ थे, सभी देख रहे होते हैं कि भाई ऐसा क्या रिलेशन है, और सभी दिमाग लगा रहे थे कि आखिर क्या बात हो सकता है, कोई पारिवारिक सदस्य ही हो, क्योंकि इस प्रकार से महिला को कुर्सी पे बैठा देना, खुद ज़मीन पे बैठ जाना, और महिला रो रही है तो इनके आंखों में भी आंसू है और फिर ये भी थोड़ा थोड़ा रो रहे हैं। बात ऐसा है कि दरअसल ये जो दरोगा है इसका नाम अमन है और फिर ये जो लड़की है इसका नाम आरती है। दोनों पूर्णिया के रहने वाले थे, पूर्णिया ज़िले का। दोनों 10th में साथ में पढ़े थे और फिर 12th भी साथ में ही किए थे। चूँकि 10th में दोनों की दोस्ती हुई थी और 12th में भी साथ में उसी दोस्ती के कारण हुए, तो 12th में आकर दोनों में प्रेम हो गया, गहरा प्रेम हो गया। प्रेम इस प्रकार से दोनों का हुआ कि दोनों साथ जीने और साथ मरने का ऐसा मतलब कसम खाने लगे कि हम लोग का शादी करना है। मतलब मामला जो था पूरा ये हो गया था कि हम लोग को अब साथ ही रहना है। ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलता है। तो क्या होता है कि इंटरमीडिएट का भी दोनों का फाइनल हो जाता है। जब दोनों का इंटरमीडिएट फाइनल होता है, अब जो है कि दोनों का जो मिलना जुलना था थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। और इसी वजह से क्या होता है कि आरती के जो पिता हैं उनको एक दिन पता चल जाता है, वो इस चीज़ को देख लेते हैं। तो जब वो देख लेते हैं तो वो ये जो अमन है, अमन के पिता को बुलाते हैं। क्योंकि अमन के पिता बहुत ही निम्न फैमिली से थे, बस एक मजदूरी करके अपना जो है गुजर बसर करते थे। कोई वो नहीं था, बस उतना था कि अपने खुद का पालन पोषण हो जाता था और फिर अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे। और इधर आरती के जो पिता है ये बहुत ज़मींदार थे, ठीक ठाक इनका परिवार था, ठीक ठाक आर्थिक स्थिति था, हर एक चीज़ ठीक ठाक था। तो अमन के पिता को ये जो आरती के पिता है बुलाते हैं और फिर बुलाने के बाद बहुत डांटते हैं, इतना डांटते हैं और अंत में यह कहते हैं कि तुम्हारा बेटा का जो बॉडी है, लाश है, वो कहाँ हम फेंक देंगे, तुमको पता भी नहीं चलेगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम अपने बेटों को देखो तो उसको समझाओ, समझाओ नहीं, आज के बाद अगर ऐसा कुछ भी घटना होता है तो शायद तुम अपने बेटा को देख नहीं पाओगे। विशेष रूप से अमन के पिता को हिदायत दिया गया था और अमन के जो पिता हैं वो आरती के पिता को पैर पकड़ के और माफ़ी उफ़ी मांगे थे कि मेरा बेटा जो गलती किया उसका हम माफ़ी मांगते हैं, और फिर आज के बाद वो इधर नहीं आएगा, इधर ताकेगा नहीं, इधर झाँकेगा नहीं। अब अमन के जो पिता हैं वो घर जाते हैं, अमन को एकांत में बुलाते हैं और सारा बात समझाते हैं और कहते हैं कि हमने ऐसा ऐसा माफ़ी मांगा है
प्लीज़ उस रास्ते से तुम हट जाओ। क्योंकि अमन के सर पे तो प्यार का भूत सवार था। वो सोच लेता है कि हम लोग फरार हो जाएंगे। क्योंकि जैसे ही अमन के बारे में पता चला था आरती के पिता को, तो आरती से मोबाइल छीन लिया गया था। तो किसी प्रकार से अमन और आरती में बातचीत नहीं हो रही थी। तो अमन सोचता है कि हम एक बार डायरेक्ट जाके मिले। तो रात का वही 10-11 बज रहा था रात। तो अमन जो है दीवार फांद के और फिर आरती से मिलने के लिए आरती का जो दरवाज़ा था उसके पास चला जाता है और उसको खटखटाना चाह रहा था। इतने में ही परिवार के जो कुछ सदस्य हैं वो जग जाते हैं और फिर अमन को पकड़ लेते हैं। क्योंकि अमन पकड़ा जाता है तो ये बात पूरे घर में फैल जाता है। परिवार के सारे सदस्य अमन को पकड़ रखे हैं। आरती उठती है। आरती जैसे ही आरती उठती है तो आरती को पता है कि ये मामला क्या है। आरती हाथ जोड़ लेती है, रोने लगती है। क्योंकि आरती को पता था कि हमारे परिवार वाले अब इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको अभी ही जान से मार देंगे। आरती रिक्वेस्ट करती है और रोती हुई कहती है कि आप प्लीज़ इसका बस जान बकस दीजिए, छोड़ दीजिए। आज के बाद हम इससे बात नहीं करेंगे, हमारा इससे कोई मतलब नहीं होगा और आप जहाँ कहेंगे हम वहाँ खुशी खुशी हम शादी कर लेंगे। किसी प्रकार का शिकायत का मौका हम नहीं देंगे। आरती हाथ जोड़ लेती है। तो आरती के इस रिक्वेस्ट के बाद आरती के जो पिता है वो लड़का को छोड़ देते हैं और लड़का को इस कारण से भी छोड़ कि अगर उसको मार देते हैं तो फिर बदनामी तो मेरा हो ही जाएगा। तो छोड़ देते हैं। अमन घर चला आता है। अमन फिर प्रयास कर रहा था किसी प्रकार से आरती से हम बात करें। ये बात का खबर जो है आरती के पिता को चलता है। लेकिन आरती के पिता को यह बात पता चला कि हमारी जो बेटी है वो शांत हो गई है। वो अब जो बोली थी उस पर अडिग है। क्योंकि आरती को यह तो डर ही था, क्योंकि अगर हम कुछ और करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि जब वो आएगा तभी उसको मारा जाएगा। उसको घर पे जाके भी हमारे पिता लोग जो है, भाई लोग हैं, वो मार सकते हैं। तो आरती भयभीत थी। अब क्या होता है कि आरती के पिता है वो शादी के लिए लड़का देखने लगते हैं कि हमें जल्द ही शादी कर देना है अपनी बेटी का। और वो चाह रहे थे कि थोड़ा दूर में, नज़दीक में शादी ना हो, थोड़ा दूर दराज में शादी हो, ताकि उसको पूरा जो बात है वो पता भी न चले। ऐसा वो जगह देख रहे थे जिसका रिलेशन जो है आसपास में ना हो। फिर वो जमुई में उनको किसी प्रकार से पता चला तो वहाँ एक लड़का को देखते हैं जो कि भाई में सबसे छोटा है, 3 भाई में सबसे छोटा है। घर परिवार बहुत अच्छा है, ज़मीन जगह भी बहुत ठीक ठाक है। लेकिन जो लड़का है वो चोरी करता है, डकैती करता है। ये बात आसपास के सभी लोगों को पता है कि ये जो है लड़का शराबी है, ज़मीन जगह होने के बाद भी चोरी करता है। इसीलिए कोई हलाहली उसे शादी करना नहीं चाह रहा था। और चूँकि वहाँ जैसे ही आरती के लिए ऑफर जाता है तुरंत जो रिश्ता है वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है और महज 10 दिन के अंदर ही आरती और उस लड़के की शादी हो जाती है। जब शादी हो जाती है, शादी होते ही शादी के 2-3 दिन बाद ही वो शराब पी के आता है और आरती पे हाथ उठा देता है। आरती चूँकि इस बात को सहती है, कुछ कहती नहीं है, लेकिन आरती को पता चलता है कि डकैती करता है, चोरी करने जाता है। तो वो एक दिन है कि अपने पति को समझा रही होती है। जब समझा रही होती है तो बहुत पीटने लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ मैं वही करूँगा। बहुत तरीके से वो जो लड़का है वो बोलता है कि तुम्हारा जो बाप है शादी हमारे यहाँ किया है, यह जानते हुए किया है कि मैं चोरी करता हूँ, मैं डकैती करता हूँ। आरती रोती अपने पिता को कहती है यह बात। तो आरती के पिता भी कहते हैं कि कोई बात नहीं, चोरी करता है लेकिन घर परिवार अच्छा है, ज़मींदार है। इस प्रकार से आरती अब क्या करे। लेकिन क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद, लगभग 1 साल के बाद क्या होता है कि आरती का जो पति है वो चोरी करने के दौरान ही गोली लग जाता है। किसी ने इसको गोली मार दिया और फिर वो मर जाता है। जब ये मर जाता है तो आरती जो है मायके आती है। मायके में कुछ दिनों तक रहती है, लगभग 2 साल 2.5 साल मायके में रहती है। फिर क्या होता है कि चूँकि आरती के पिता को भी ठीक नहीं लग रहा था कि विधवा लड़की को हम घर पे रखे हुए हैं, और ये भी लग रहा था कि सब ये सोच रहे हैं कि शायद शादी उतना दूर कर दिया है और उतना अच्छा परिवार नहीं है, धन संपत्ति वाला नहीं है, इसीलिए विधवा हो गई थी, इसको छोड़ दिया। तो इसलिए भी ये जो आरती के पिता है चाह रहे थे कि अपना ससुराल चली जाए। और फिर क्या होता है कि आरती के ससुराल से भी आरती का ससुर है वो समाज भेजता है आरती को बुलाने के लिए। तो आरती जो है वो अपना ससुराल जो है
लगभग 2 साल 2.5 साल अपने मायके रहने के बाद ससुराल चली जाती है। जब ससुराल चली जाती है तब एक चीज़ वो अनुभव कर रही थी कि उसका जो ससुर है उस पर गलत नज़र दे रहा है, ठीक नज़र से इसको देख नहीं रहा है। चूँकि आरती तो बहुत सुंदर थी ही, सारा घर का काम काज करती थी, एक नौकरानी की तरह ये काम करती थी, लेकिन उसका जो ससुर है उसका नज़र कुछ ठीक नहीं था। वो प्रयास करता था कि किसी भी बहाना से, किसी भी कोई ऐसा समय मिल जाए जिससे कि उसको छू लिया जाए, इस प्रकार से वो प्रयास करता था। इस बात का जो इन्फॉर्मेशन है आरती अपने माँ को देती है। माँ के माध्यम से पिता के पास भी ये मैसेज आता है। तो फिर पिता के माध्यम से फिर माँ के पास गया और फिर माँ आरती को कहती है कि बेटी कोई नहीं, थोड़ा एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आखिर रहना तो तुझे उसी घर में है। हम ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि फिर ऐसा अगर कुछ कहते हैं तो फिर वो वहाँ से तुमको निकाल देंगे, फिर हम कैसे रख सकते हैं तुमको, लोग हमें ताना मारेगा, क्या कहेगा। फिर जब आरती ये बात सुनती है तो आरती शांत हो जाती है। आरती यही प्रयास करती है कि हम प्रयास ही न करें कि उनके पास ज़्यादा समय देने का। तो आरती अपना बच बचा के रहती थी, ऐसा कुछ समय ही नहीं देती थी। और आरती हमेशा प्रयास करती थी कि हम जब भी रहे तो परिवार के और जो सदस्य हैं, क्योंकि जेठानी थी दो, तो जेठानी के साथ रहें, इस प्रकार से। एक दिन क्या होता है कि किसी के शादी में सबको जाना था। जब किसी के शादी में सबको जाना था, सबको जाने का अनुमति होता है, लेकिन आरती जो है इसको कहा जाता है कि ये नहीं जाएगी, ये विधवा है, ये वहाँ नहीं जा सकती, इसको सब अच्छे दृष्टि से नहीं देखेंगे। तो आरती को पता था कि चूँकि हम यहाँ अकेले हैं, लेकिन आरती को तब पता चलता है कि हम अकेले नहीं, हमारा ससुर है यह भी यहाँ रुक रहा है। थोड़ा वो अच्छा फील तो नहीं कर रही थी, उसको लग रहा था कि शायद हम पर खतरा है, लेकिन आखिर वो कर भी क्या सकती थी, किसको कह सकती थी। और होता कुछ भी वैसा ही है। जैसे ही सारे लोग जो है वहाँ से चले जाते हैं तो घर में बस यही 2 सदस्य बचते हैं। तो जैसे ही रात 8 बजता है तो ये जो आरती का ससुर है इसके कमरे में प्रवेश करता है और फिर इसके साथ बदतमीजी करने लगता है, छेड़खानी करने लगता है। आरती विरोध करती है। जब विरोध करती है तो इसका जो कपड़ा उपड़ा है दो फाड़ता भी है। तो आरती जो है वो हल्ला करने लगती है, चिल्लाने लगती है, और इतना चिल्लाने लगती है कि पड़ोस के जो लोग हैं उनको पता चल जाता है, और पड़ोस के लोग 1-2 आवाज़ लगा देते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ। अब क्या होता है कि अब आरती का जो ससुर है इसका दिमाग ठनकता है कि अब तो हम बदनाम हो जाएंगे, सारे लोग जब आएंगे ये कह देंगे तो हम बदनाम हो जाएंगे। तुरंत वो क्या करता है कि आरती पे हाथ उठाने लगता है और खाना में कुछ जाता है, और फिर जो खेत में छिटने वाला कोई जहर जो होता है उसको खाना में फेंक देता है, और सामान उमान जो है उसको बांध देता है, ऐसे ही जो कुछ गहना उना सोना चांदी था उसको बांध देता है, और अपनी बहू को पीटने लगता है। क्योंकि ये दरवाज़ा बाहर से जो मेन गेट था वो लॉक था, तो सारे लोग आवाज़ लगाते हैं कि दरवाज़ा खोलो, क्या बात है क्या बात है। तो जो है दरवाज़ा खोलता है और कहता है कि ऐसा ऐसा बात है कि आज जब घर में कोई नहीं तो मुझे जहर दे के मार देना चाहती है, और फिर सारा जो देखो जो सोना चांदी इसको बांध रखी है, पैसा वैसा को, और फिर यहाँ से भागने के फिराक में। अब यह बात का खबर इसका जो और सब बेटा था उसको भी पता चलता है। वो सब भी शादी जो कार्यक्रम में गया हुआ तो वो घर आता है। घर आता है तो इस आरती को लेके थाने में ये चला जाता है और सारा बात कह देता है, और यह विशेष रूप से कह देता है कि इसको पीटा जाए, बहुत अधिक पीटा जाए। आरती जो है सामने बैठी है, दरोगा जो अमन है वो नीचे बैठा हुआ है, सारे जो पुलिस के जो स्टाफ है वो देख रहे हैं। फिर क्या होता है कि आरती जो है सारी बात जो है वह दरोगा को कहती है, एक एक बात कहती है, रोती हुई एक एक बात कहती है। दरोगा जो है पानी उनी ला के देता है, और फिर आरती को जो है वो अपने साथ कहता है कि चलो ठीक है क्वार्टर में चलो। चूँकि दरोगा का जो क्वार्टर था उस थाने से बस थोड़ा ही दूर पे था, तो आरती को जो है क्वार्टर में ले आता है। चूँकि बहुत जगह उसको पिटाई लग चुका था, जो दाग उग जाता है उसको दर्द को कम करने के लिए कुछ दवा है वो आरती को देता है अमन कि लगा लो। तो कहता है कि यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है मैं थाने से होके आ रहा हूँ। और थाने में जाता है, सबको बुलाता है, और उस महिला को विशेष रूप से कहता है, क्योंकि उसको बहुत गुस्सा चढ़ गया था उस महिला पर कि उसने इसको पीटा है, और कहा था कि तुम अपना बुढ़िया बस्तर है जो बांध लो, क्योंकि तुमको अब हम घर भेज देंगे। और महिला जो है वो पैर पकड़ के रोने लगती है, और जो पैसा लिया था वो भी माफ़ी उफ़ी मांगने लगता है कि सर बहुत बड़ा गलती हो गया, आज से हम ऐसा काम नहीं करेंगे।
दरोगा जो है वो कहता है कि ठीक है, जाओ और जो तुमको पैसा दिया है उसको तुम उठा के ले आओ, और जो जो बयान जो हम कह रहे हैं इसको नोट करो। और एक एफआईआर दर्ज उसी समय किया जाता है, लिखा जाता है उस व्यक्ति के खिलाफ, आरती के ससुर के खिलाफ, आरती के द्वारा, कि वो मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। पूरा जो चीज़ है इसको जिक्र किया जाता है कि जब वो चिल्लाई तो खुद से खाने में जहर मिला के इस प्रकार से साजिश किया गया। और फिर क्या होता है कि पुलिस जो है जाता है और उठा के उसको ले आता है, रात्रि में उसको उठा के ले आता है। तो उसको तो यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हमको उठा के क्यों लाया जा रहा है। उसको तो यह कहा जा रहा था कि चलो थाने में चलो, दरोगा जी याद कर रहे हैं, कुछ विशेष काम है। तो वो तो सोच रहा था कि भाई पैसा हम दे ही रखे हैं, और चूँकि अपराधी हम नहीं, आरोपी हम नहीं, आरोप तो हम खुद केस किए हैं, तो हमें किसी बात का डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसको लॉकअप में बंद करके उसको जो इतना पीटा जाता है, इतना पीटा जाता है, अमन जो है खुद से जाता है, खुद से उसको पीटता है, और एक एक बात जो है जो आरती बताई थी वो सब सवाल उससे पूछता है, उसे कबूल करवाता है, वो पूरा जो बात है एक्सेप्ट करता है। और चूँकि थाना में बंद है, थाने में उसको बंद कर दिया जाता है। सुबह में उसका बेटा उटा जो है सभी वहाँ आता है, लेकिन कानो कान उस पुलिस के माध्यम से पूरा बात फैल चुका था। ये जो दरोगा है उस लड़की का जानकार है, किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे को दोनों जानते हैं। तब जाके पता चला कि आखिर ये जो दरोगा है ये भी पूर्णिया का है और वो लड़की भी पूर्णिया का है। तो कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को जानते होंगे, कहीं ना कहीं दोनों में कोई रिलेशन हो या कोई दोस्ती हो, इस प्रकार से। अब क्या होता है कि दरोगा जो है वो आता है, अपने क्वार्टर पे आता है। आरती चूँकि रो ही रही थी, बैठता है, आरती से बातचीत करता है। आरती कहती है कि मुझे तो पता ही नहीं चला कि तुम दरोगा बन गए। तो अमन कहता है कि बात ऐसा हुआ कि जब तुम्हारा हम शादी का खबर सुने कि तुम्हारी शादी हो गई एकदम से, और शादी बहुत दूर हो गई, पता चला कि तुम जमुई में तुम्हारी शादी हुई है, कहाँ हुई मुझे कुछ नहीं पता। तो मैं देखा कि अब जिस रास्ते में कुछ मिलने वाला है नहीं, और चूँकि अगर हम इंटरफेयर करते हैं तो फिर तुम्हारा भी जीवन है वो बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए हमने कुछ दिनों तक तो मैं बहुत उदास रहा, ठीक से हमारा रहन सहन वो बिगड़ गया, लेकिन फिर भी अपने आप को कंट्रोल किए। और फिर हम पटना निकल गए पढ़ने के लिए। खुद भी हम ट्यूशन पढ़ाते थे और खुद भी पढ़ते थे। और ऐसा हुआ कि पहली बार हमने परीक्षा दिया, क्योंकि हमने बहुत मेहनत किया, और पहली परीक्षा में ही हम सफल हो गए। और सफल हो गए तो हमारी पहली पोस्टिंग ही है, हमारी पहली पोस्टिंग ही यहाँ ही है। दोनों काफ़ी देर तक बातचीत करते हैं। अमन जो है आरती से पूछता है कि आगे का क्या इरादा है। आरती कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि आरती जो है अपने मायके के बारे में भी बताई थी कि मेरे मायके वाला भी मुझे सपोर्ट नहीं किया। अमन कुछ समय तक सोचता है और कहता है कि अगर तुम चाहती हो तो मेरे साथ रह सकती हो, किसी प्रकार का तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं होगा, और आज भी हम तुमसे उतना ही प्रेम करते हैं। आरती कुछ समय तक तो यह बात सोचती है। फिर आरती भी चूँकि सोच रही थी कि आखिर मेरा अपना है कौन, और चूँकि हमारी शादी हो गई है तो शादी के बाद अगर हम किसी से प्रेम का चाहे कुछ करते हैं, दूसरी शादी करते हैं, हम विधवा हैं, तो हो सकता है लोग इसको गलत नज़र से देखेंगे कि भाई इसने परिवार के मान और मर्यादा का ख्याल नहीं रखा। लेकिन हमारे ही परिवार के लोग हमारा कहाँ मान और मर्यादा रखे। पिता ने भी मना कर दिया, जब पिता को यह बात पता चला तो, और ससुर तो मेरे साथ गलत कर ही रहा था, करना ही चाह रहा है। तो जब वही लोगों को हमारा मान और मर्यादा का ख्याल नहीं है तो फिर हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि आरती तो प्रेम तो अभी भी करती ही थी, और इसीलिए आरती का प्रेम खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि इसका जो पति था, पति से कभी वैसा इसको प्रेम मिला ही नहीं। आरती जब भी ससुराल आई तो रोती ही रही है, पिटाई ही खाई है। आरती अपना हाँ में सर हिला देती है। अब क्या होता है कि ये जो केस है, एफआईआर जो हुआ था, उसको बहुत टाइट कर देता है हम। आरती के जो जेस्ट थे और वो इधर उधर दौड़ने लगते हैं पैरवी कराने के लिए, क्योंकि उसको इतना पता चल गया था कि आरती का ये जानकार है। तब जाके कई दिनों के बाद, 4-5 दिन के बाद, वो कॉल करता है आरती के पिता को कि ऐसा ऐसा बात है, एक दरोगा है अमन नाम का, शायद वो पूर्णिया का ही है। इस प्रकार से पूरा मामला बता देता है। जब पूरा मामला बताता है, अब आरती के जो पिता हैं वो चुप हो जाते हैं, वो कोई जवाब नहीं दे रहे थे। लेकिन फिर आरती के पिता कहते हैं कि ठीक है, हम वहाँ आ रहे हैं। चूँकि वो इसीलिए गए थे क्योंकि वे अपनी बेटी को वहाँ से वो लाने के लिए गए थे, और
उसका जो जेस्ट था आरती का, वो यह बात भी कहा था कि हमारा पूरा थू हो रहा है, क्योंकि एक तो हमारे पिता को जेल में रख दिया है और दूसरा नंबर की वो आरती के साथ रह रहा है, आरती उसके साथ रह रही है, तो पूरा हमारा थू हो रहा है, हम कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। अब क्या होता है कि आरती के जो पिता है वहाँ जाते हैं कि ठीक है हम वहाँ जाते हैं, बात करते हैं उससे। वहाँ जाने के बाद दरोगा से मिलते हैं और कहते हैं कि अमन, इसको तुम आरती को छोड़ दो, आरती को आने दो हमारे साथ, हमारी बहुत बदनामी हो रही है। अब क्या होता है कि अमन को ये बात बर्दाश्त नहीं होता। अमन कहता है कि आपको हमेशा से अपना ही इज्जत प्यारा लगा है, आपकी बेटी का इज्जत का आपका कोई ख्याल नहीं है, क्योंकि जब आपको इसने बताया कि मेरा जो ससुर है मुझे गलत नज़र से देख रहा है, तब भी आपको अपना ही इज्जत प्यारा लगा कि लोग क्या कहेंगे, अगर अपनी बेटी को हम यहाँ बुला लेते हैं तो लोग हमें क्या कहेंगे, और इस वजह से आपने अपनी बेटी को वहाँ रखा और अपनी बेटी का साथ आपने नहीं दिया, और आज भी आप वही कर रहे हो। सब बात जब हो जाता है तो आरती अंदर से आती है और आरती एक बात कहती है कि आप किस मुख से हमें लेने के लिए आए हैं। अगर मैं आज अमन के साथ हूँ, ये मुझे कुछ भी बनाए, कैसे भी रखे, अगर मुझे ये नौकरानी बना के भी रख लेगा तो मैं इसका बहुत बड़ा एहसान मानूंगा, और मैं इसके साथ नौकरानी बन के रहने में भी बहुत सेफ हूँ और बहुत इज्जत से रहूँगी। यह बात जब आरती के पिता सुनते हैं तो सीधा वो लौट जाते हैं। आरती अमन के साथ रहने लगती है। चूँकि यह मामला इतना यहाँ हाईलाइट हो गया था, जो भी आरती के ससुर पे केस लगाना था उसको लगा दिया जाता है, और फिर अमन जो है वहाँ से ट्रांसफ़र करा लेता है। ट्रांसफ़र इसलिए करा लेता है ताकि यहाँ सभी लोग ये बात जान गए तो हम ठीक से रह नहीं पाएंगे। और फिर जो अमन है और आरती है, दोनों कुछ दिन साथ में रहने के बाद मंदिर में जाके शादी कर लेते हैं और फिर एक पति पत्नी के रूप में दोनों साथ में रहने लगते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे पास हमारे कुछ व्यूवर्स का नाम आया है। राजेश बग्गा जी जोधपुर से, मीना देवी सदलपुर काला बिहार से, रविंद्र ठाकुर दसरी वैशाली बिहार से, विनोद कुमार महतो मोतिहारी बिहार से, सुरेश नायक उड़ीसा से, रियाज शेख वाराणसी से, जग्गू भाई हैं ये हैं चंडीगढ़ से। आप भी अपना नाम और स्थान हमें भेज सकते हैं, तो अगली वीडियो में हम आपका भी नाम लेंगे। और आप इसी प्रकार का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।